के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जिन पे होम मिनिस्टर साहब से बात करनी है। नहीं हमारे नहीं, जब बिजनेस आप रूल्स के मुतालिक एडवोकेट जनरल को लेके जो रिजर्वेशन का मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली रेफ़र किया उसके हवाले से और कई सारे और इश्यूज़ हैं जिन पे बीच बीच में होम मिनिस्टर साहब से मिलना जो है ठीक रहता है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक श्रीनगर स्थित उनके गुप्कार आवास पर सुबह 10 बजे आयोजित होगी। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि बैठक में सामूहिक महत्व और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे आने वाले बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल उमर अब्दुल्ला पहले ही संकेत दे चुके हैं कि ईद के बाद वे बड़ा राजनीतिक बयान दे सकते हैं। टंगमर्ग में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि वे क्लाउड बर्स्ट की तरह फटेंगे और ईद के बाद जनता के सामने खुलकर अपनी बात रखेंगे। यही वजह है कि अब इस बैठक को केवल संगठनात्मक समीक्षा नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति की तैयारी माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लंबे समय से स्टेटहुड बहाली की मांग करती रही है और हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस मुद्दे पर मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि उस बैठक में स्टेटहुड, प्रशासनिक नियमों, आरक्षण व्यवस्था और शासन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की रणनीति तैयार कर सकती है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि जम्मू कश्मीर की जनता अभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा चाहती है और इस मुद्दे पर राजनीतिक चुप्पी अब ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। इसके अलावा बैठक में जनता से जुड़े स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों, प्रशासनिक फैसलों और आगामी राजनीतिक रोडमैप पर भी चर्चा संभव है। पार्टी विधायकों से उनके क्षेत्रों की रिपोर्ट भी ली जा सकती है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला मीडिया के सामने बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकते हैं। फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई। सवाल यही है कि क्या ये बैठक सिर्फ राजनीतिक चर्चा तक सीमित रहेगी या फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत साबित होगी। नमस्कार भारतीय न्यूज़ देख रहे हैं सब, मैं हूं आपके साथ साहिल कहते हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक श्रीनगर स्थित गुप्कार आवास पर होगी, जहां सामूहिक महत्व और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही गई है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक मीटिंग नहीं माना जा रहा। इसकी वजह है खुद उमर अब्दुल्ला का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि ईद के बाद वे क्लाउड बर्स्ट की तरह फटेंगे और खुलकर अपनी बात रखेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने, आरक्षण व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारों और केंद्र राज्य संबंधों जैसे बड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण रणनीति बनाई जा सकती है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी, जिसमें स्टेटहुड समेत कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई। अब सबकी नजर इस बैठक पर है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने जा रही है और क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है। तो रुक करेंगे। चर्चा में दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे हम बात समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ खास रहने वाला इस बैठक के अंदर। अहमद एयाज सर है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और एडवोकेट सुहेल काजमी सर है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो शुरुआत मैं अहमद एयाज सर से करूंगा। अहमद एयाज सर, किस तरह देख रहे हैं आप इस बैठक को? क्या कुछ ऐलान इसमें मुनासिब है जो हो सकते हैं और किन किन मुद्दों पर खास फोकस रहने वाला है इस बैठक के अंदर? देखिए, जो जिस तरीका का बयान दिया गया, जिस जोश के साथ बयान दिया गया, वो लग रहा है कि बयान बहुत बड़ा है और जो बयान देने वाला है कि वो शायद वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बयान काफी बड़ा लग रहा है कि भाई क्लाउड बर्स्ट की तरह मैं बर्स्ट हो जाऊं
तो इट लुक्स ए वेरी बिग थिंग, बिग स्टेटमेंट। लेकिन नहीं लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला के लेवल पर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, कोई डिसीजन होने वाला है। डज नॉट सीम टू बी। अलबत्ते जो प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें दो तीन पॉसिबिलिटीज लग रहे हैं। एक ये कि स्टेटहुड को चलते दिक्कतें हैं जम्मू कश्मीर को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है, वो चाहते हैं कि उसको स्टेट रेस्टोर किया जाए। तो उसके लिए दो तीन चीजें हैं। एक पब्लिक मूवमेंट किया जाए, नेगोशिएशंस किया जाए, या फिर हाथ मिलाया जाए। ये दो तीन पॉसिबिलिटीज है। लेकिन नहीं लग रहा है कि ये तीनों पॉसिबिलिटीज में आज की लीडरशिप कुछ करने के काबिल है या अहल है। एक्सेप्टिंग के हाथ मिलाया जा सकता था, वो रूट लग रहा था। लेकिन उसमें भी उनको दिक्कतें हैं कि वो समझ रहे हैं कि अगर हमने हाथ मिलाया तो तब शायद अगर हाथ मिलाएंगे तब ये सारे कुछ मुमकिनात है, कुछ फैसिलिटीज, कुछ रेस्टोरेशन, कुछ हो सकता है। लेस बाय 370, बाकी और चीज अचीवेबल है। लेकिन उसमें उनको दिक्कतें आएंगी। अब सवाल है कि तीन को क्या हो, जो बयान है तो वो तीन को, जहां तक मेरा मानना है अभी चूंकि नाराजगियां बहुत काफी बढ़ गई है, लोगों में भी बढ़ गई हैं और असेंबली मेंबर्स के अंदर भी काफी नाराजगियां बढ़ गई है। तो लग रहा है उस चीज को मद्देनजर रखकर कहीं न कहीं ये एक इन लोगों को एक कम्युनिकेशन में रखने के लिए, एंगेज करने के लिए एक कोशिश होगी। तो नहीं तो कोई बहुत बड़ी कोई बड़ा बहुत बड़ा डिसीजन नजर आने वाला नहीं है। और दूसरा मेरा मानना है शायद ये कहीं इस चीज के साथ भी जुड़ा हो कि अभी जो बातें आ रही हैं, जो न्यूज आ रहे हैं कि लद्दाख को कुछ रेस्टोरेशन 370 के लिहाज से, या रेस्टोरेशन सॉरी ये 371 शायद दिया जाए, उसके तहत जो भी फैसिलिटीज हों, रियायतें हों, शायद दी जाए। तो मेरा मानना है कि चूंकि ये दोनों चीजें हैं, दो यूनिट्स को जम्मू कश्मीर से निकाला गया, जम्मू कश्मीर को भी और लद्दाख को भी। अगर हम रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को टच करना पड़ेगा, फिर जब हम लद्दाख को टच करेंगे तो शायद JNK भी टच हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि उनका शायद ये मानना हो कि कल को जब लद्दाख को कुछ फैसिलिटीज दिया जाए कि इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पर होगा। नेचुरली लोग बात करेंगे कि भाई अगर लद्दाख को मिल गया तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं। अब यह है कि एक पॉजिटिव ले लें कि ये कहेंगे कि हम उसके लिए लड़ेंगे जैसे जैसे लद्दाख वालों ने लड़ा, वो भी उनमें शायद हिम्मत दिख नहीं रही है ऐसा करने की। अलबत्ता मुझे लगता है एक बात ये भी हो सकती है कि इसको स्ट्रेटेजिकली कि हम लोगों को कैसे मुतमईन करें, कैसे कन्विंस करें, शायद वो भी बात हो। और जो नाराजगियां हैं लोगों की, MLAs की, उनकी बात हो, और लोगों की दिक्कतें हों, उनके लिए कुछ बात हो, ताकि लोगों को ये लगे कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ हो नहीं रहा है। कम से कम ये वो एक मीटिंग, जैसे हम भी डिबेट कर रहे हैं, एक मीटिंग हो रही है तो हम भी इसमें एंगेज हो गए। तो इसी तरीके से सब इनको एंगेज करने की बात है। तो अलबत्ता कंक्रीटली कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही कि कोई होने वाली है, एक्सेप्टिंग जी के एंगेज करो और चलते जाओ। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक। आपका हमारे साथ एडवोकेट सुहेल काजमी सर हैं, मैं उनको रुकाना चाहूंगा और उनसे भी समझेंगे। सर, क्लाउड बस वाला जो बात थी वो काफी चर्चाओं में रही थी। तो अब ईद भी हो चुकी है और बैठक भी है, तो हमने तब भी चर्चा की थी इसके ऊपर, अगर आपको याद हो। तो क्या लगता है सर, कुछ वाकई बड़ा होने वाला है या वो सिर्फ एक हवाई गुब्बारा था सर? हवाई पहले तो बात। सर आपको, अहमद अयाज साहब को गुड इवनिंग। दूसरा ये है सर, जब गुड क्लाउड बर्स्ट होना होता है तो वो बता के नहीं होता है, वो हो जाता है। तो ये बिल्कुल अहमद अयाज साहब ने जो बात की है, बिल्कुल बिल्कुल ऑन ग्राउंड, जो जो ग्राउंड सिचुएशन है उस पर इन्होंने एलेबोरेट किए, उस पर ज्यादा ऐड नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि 2 साल से जिस तरह से सरकार चल रही है और जिस तरह का रायका में, सिद्रा में जो इंसिडेंट हुआ, और जिस तरह से टुथलेस और बिल्कुल सिर्फ अपने कामों के लिए सरकार है, उसके अलावा पीपल सेंट्रिक अप्रोच से सरकार जो है वो कहीं दिख नहीं रही है। तो अगर ये सब चीजें 2 साल से चल रही हैं और उनको हार्डशिप्स आ रही है गवर्न करने में, तो मैं समझता हूँ क्लाउड बर्स्ट किसी वक्त भी हो सकता था पहले, अगर दम होता तो। लेकिन क्योंकि अब इनकम्बेंसी फैक्टर, विद इन इनकम्बेंसी फैक्टर पार्टी में भी है, जो रोज आप सुनते हो। LOP तो आज भी डल गेट पे मन की बात सुन रहा था और बोल रहा था कि जी ये शेख अब्दुल्ला फैमिली है, ये तो 7 जनरेशन भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। आज ही अभी 1 घंटा 2 घंटे पहले मैं सुन जी रहा था। और ये सरकार छोड़ना, या अपनी जो संगठन है जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, उसको इन ऑर्डर रखने के लिए मीटिंग हो सकती है, क्योंकि स्पेकुलेशंस हैं और हम भी सुनते हैं, अहमद अयाज साहब भी जानते हैं, बहुत कोशिशें हुई,
कोशिश चल भी रही है अभी, कामयाब होती है नहीं होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह है कि रेबलियन ग्रुप जो है वो बनना शुरू हो गए थे। तो मुझे लगता है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इन हाउस मीटिंग है, पहले तो उस हाउस को ऑर्डर में लाने के लिए मीटिंग हो सकती है। दूसरा, जैसे इन्होंने कहा, जबकि 371 उसकी कांग्रेस भी हिमायत करती है, लाल सिंह की पार्टी भी, जब वो पार्टी अलग चलाता था उसकी भी बात करते थे, आजाद साहब भी बोलते रहे कि 371 जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जम्मू कश्मीर में, ताकि नौकरियां और जमीनें जो है उसका तहफुज हो सके और जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल फील राहत करें महसूस करें। अपने आप। जी सर। तो लेकिन ये है कि अगर उसके लिए कोई रणनीति बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टेटहुड के लिए अगर ये करना चाहते हैं, देखिए बहुत खूबसूरत नंबर है उमर साहब के पास, ये अपने 44 एमएलए लेके कभी भी दिल्ली में एजिटेट कर सकते थे, जैसे ममता जी करती रही जब वो चीफ मिनिस्टर थी, अपनी बातों को लेके। यहाँ तक कि कोई बात ऐसी होती थी, वो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने वेस्ट बंगाल को प्लीड करने के लिए ऑनरेबल जजेस के सामने खुद खड़ी हो जाया करती थी। वही तरीका होता है जब आप पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और खासकर एज ए चीफ मिनिस्टर, और आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ चीजें हैं, अभी तक तो छोटा सा बिजनेस रूल इनसे डिफाइन हुए, तो स्टेटहुड तो बड़ा मुद्दा है। वो कंड्यूसिव एटमोसफेयर कब आएगा, क्या होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कि वो स्टेटहुड के लिए कोई मुझे लगता नहीं है। हाँ, इनका इन हाउस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की फैमिली है वो इंटैक्ट रहे, मजबूत रहे, उसके लिए क्या आगे रणनीति होगी उस पर चर्चा होगी। रेस्ट मुझे कोई बड़ी चीज, जैसे अहमद हयात साहब ने बोला, कोई दिखती नहीं है। अगर कोई चीज होती तो वो फिर सोचते नहीं है। जो जो बड़े जबरदस्त हुक्मरान होते हैं, वो जो जिनमें दम होता है, वो एक्शन ले लेते हैं। उसके लिए सोच विचार ज्यादा करना जो है वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा, मैं करूंगा अहमद यार सर का। सर, अहमद यार सर, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप समझते हैं कि ये चीजें होने वाली हैं आने वाले समय के अंदर। और मतलब सबसे अहम बात यही आती है कि सर, आखिर बैठक तो है, पर उसमें होने क्या वाला है? जैसे आपने पहले बातें रखी हैं वो तो ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं होने वाला है। मतलब उमर साहब जब कुछ दिन तो पहले दिल्ली गए थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, उससे जाने से पहले उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। स्टेटहुड की बात करेंगे, उसके बाद हम बिजनेस रूल्स की बात करेंगे, और भी हम कुछ अपने अहम मुद्दे जो हैं सरकार के वो भी सामने रखेंगे, पर तब भी कुछ हो नहीं इस पाता है। लेवल की जब मीटिंग इस लेवल की जब मीटिंग होती है तो एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कोई बहुत बड़ा होने वाला है। और जब हम देखें कि बड़ा हो क्या सकता है, दो ही चीजें हैं, तीन चीजें हैं इसमें जो मैं देख रहा हूँ। एक ये कि ये डिसाइड ये करें कि भाई हमने कोई मास मूवमेंट चलानी है अपने हुकूक के लिए, जो अपने हमारी डिमांड्स हैं, या हम स्टेप डाउन करें, या तीसरा कि भाई ये हमारे अपनी हुकूक जो है, अपने मसाइल जो है उनको हल करने के लिए हमने क्या करना पड़े। उसके लिए एक ऑप्शन है कि ये बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं। ये तीन, मोटा मोटा ये तीन चीजें इस ऐसी लेवल की मीटिंग में माना जा सकता है। लेकिन ये तीनों चीजें नामुमकिन सी लग रही है। ये तीनों चीजें नहीं लग रहा है कि ये कर सकते हैं। ना ये मास मूवमेंट करेंगे, ना ये स्टेप डाउन करेंगे, ना ये दूसरी तीसरी कोई चीज करेंगे कि कहीं जैसे हाथ मिलाएंगे, अलायंस करेंगे, वो भी नामुमकिन है। एक ही चीज जो मुमकिन है वो यही है, या जो इनकी एफर्ट रहेगी, कि भाई अपने हाउस को, जैसे सुहेल काजमी साहब ने कहा, अपने हाउस को, क्योंकि दिक्कतें बहुत हैं इंटीरियर, इंटरनल एज वेल एज ग्राउंड लेवल पर भी। तो ये कोशिश करेंगे कि जहां अभी इतना टाइम निकल गया बातों में, ऐसे ही जहां 2 साल निकले वहां और 2 साल कैसे निकले। तो उसके लिए वो स्ट्रेटजी हो सकती है। बाकी करने वाला नहीं लग रहा है कोई। उमर अब्दुल्ला साहब कुछ करने वाला है या फारूक साहब, क्योंकि वही तो मैटर करते हैं इस मामले को, स्टेयरिंग तो स्टेयरिंग उन्हीं के पास है। तो नहीं लग रहा है कि इनके हाथों, ये लीडरशिप के हाथ में कोई, या लीडरशिप ऐसी है कि जो ऐसा कोई बहुत बड़ा या कन्फ्रंट करेगी, ऐसा कोई इकदाम नहीं लग रहा है ये उठाएंगे। लग रहा है कि ये अपने हाउस को ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे। जो उनको दिक्कतें आज आई हैं, बहुत सारे एमएलएज की तरफ बातें आई है सामने, ओपनली उन्होंने खुल के ओपनली बोला है। अभी चिराग वली से खान साहब, उन्होंने खुल के बोला है अपोजिशन में, हालांकि उनका सपोर्टर है। तो इसी तरह से या कहीं और एमएलएज ने खुल के बोला है। तो टू सी कि ऐसी बात ना हो, आगे हम चलें, कैसे चलें, मुझे लगता है मेजरली वही एक इनका फोकस होगा
तो हाँ, हो सकता बाकी चीजें, बाकी मामला भी डिस्कस होंगे, हो सकता, लेकिन फोकस अल्टीमेटली यही होगा कि जी। हम अपने हाउस को ऑर्डर कैसे, इन ऑर्डर कैसे रखेंगे, और ताकि हमारी ये जो दिक्कतें जो है वो कैसे कम की जाए। तो मुझे लगता है कि उसी पर ज्यादा फोकस होगा। बाकी मेजर कोई हम कहेंगे कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ी सिचुएशन चेंज होने वाली है, या कोई ये बहुत बड़ा फैसला ले लेंगे कि जिससे मतलब हम समझ सकते हैं कि हालात बदल सकते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकी वो सकत है करने की। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये यही होगा, गुफ्तम शनीदम और बर्खास्तम, ऐसा ही होगा, और कोई इससे ज्यादा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक आपका दोबारा से। सोहेल सर, कासमी सर, फिर साफ तौर पर यही लगता है कि बैठकों में कुछ अहम, इस बैठक के अंदर कोई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, सिर्फ अंदरूनी या फिर राज्य सरकार के लिए, कि जो बेहतर हो, क्यों जिस तरह मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया हुआ है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे बाकी जो एजेंडे रखे हुए थे उनकी बात हो। और एक चीज और मैं आपसे समझूंगा, जो केंद्र और राज्य के बीच में क्या लगता है कुछ दूरियां हैं, तो उनको भी मिटाना जरूरी है, तो उसको लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा जो है वो संभवतः हो सकती है। देखिए, दूरियां तो अब मुझे लगता नहीं है कम हो सकती हैं, क्योंकि आइडियोलॉजीज डिफरेंट है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक विजन डॉक्यूमेंट था, जिसपे भारतीय जनता पार्टी पिछले 40-50 साल से जम्मू कश्मीर में काम करती रही है और फाइनली अचीव किया उससे। आज उनके 29 एमएलए हैं, और आर्टिकल 370 की ऑब्लिगेशन 35 की जाना, ये सब उनके मैनिफेस्टो में 50 साल से दर्ज था, वो कर चुके। अब मुझे लगता नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो कोई हाथ मिलाएंगे। लगता ये है कि या तो सरकार गिरे, सरकार इलेक्शन दोबारा हो, और नया एक जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो आपके सामने आए। दूसरा ये है कि बीजेपी ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट पीस को लेके जम्मू कश्मीर में की है, और वो अछूत पार्टी जो कश्मीर में अछूत पार्टी मानी जाती थी, भारतीय जनता पार्टी आज हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, कश्मीर के हर कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग और उसका दफ्तर जो है वो खुल गया हुआ है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने पिछले सालों में की है, और लोगों के दिलों को जीतने में भी उन्होंने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं। और अमन अमान प्रिवेल करे, और अमन की फिजा जो है बनाने में मोदी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, उनकी नीतियों का रोल रहा है। अब वो क्यों चाहेंगे कि नेशनल को ये सजी सजाई प्लेट, ये सारी मेहनत, सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब को दे दी जाए? तो वो यही चाहेंगे, भाई हमारी पार्टी है, हमारा जनाधार है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जब भी जो होगा हम अपने लोगों को अपने हिसाब से, अपने तरीके से देंगे, ताकि डायरेक्ट बीच में कोई भी जो पार्टी है, वो रीजनल पार्टी है, वो ना आए। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को हमेशा रिहेबिलिटेट करने के लिए आगे आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि वो कभी नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से या उमर साहब से या किसी से भी ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी मरकज की अपनी पॉलिसीज हैं, जहां तक एलओसी की बात है, आईबी की बात है, लद्दाख की बात है, या जो पॉलिसी मेकर्स दिल्ली में बैठे हैं वो सोच विचार करते रहते हैं जम्मू कश्मीर। और मुझे ये भी देखने को मिला पिछले 10-12 साल से, अहमद अयाज साहब एग्री करेंगे, कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार 77 ईयर्स में पीपल वेलफेयर के लिए काम करने की कोशिश की है, और पाकिस्तान इंटरफेयर ना करे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, इस पे भी बहुत सा फोकस उन्होंने रखा है। नहीं तो फ्लेक्सिबल, कांग्रेस की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी से नहीं रहते, बातचीत भी करो, गोली भी चलाओ, फिर गोली मारो, वो वाला धंधा 2014 के बाद नहीं चला है। और उसके डिविडेंड्स जो हैं, रिमार्केबल डिविडेंड जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ ये जितने भी डिविडेंड्स हैं, ये सब डिविडेंड्स का हक भी भारतीय जनता पार्टी को है कि वो कैश करे इसको। और आप देखना आने वाली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी के पक्का कश्मीर से भी कैंडिडेट्स होंगे, और बहुत अच्छे अच्छे फेसेस भारतीय जनता पार्टी के वहां से लड़ेंगे। जीते या हारे वो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो जो है जम्मू कश्मीर का आने वाली इलेक्शंस में आप जरूर तब्दील देखेंगे, और बहुत से नए फेसेस आपको इमर्ज करेंगे। हर बार पोलराइजेशन हो ये पॉसिबल नहीं है, कभी कभी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में भी इलेक्शंस होती हैं। तो आने वाला वक्त जो है वो है, लेकिन ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब को पता है, वो समझदार है, मेच्योर हो चुके हैं, इस बार वो बड़ी मेच्योरिटी से है, कि वैसा मजा नहीं आ रहा है जैसे वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। चलते चलते ऑर्डर कर देते थे, चलते चलते जेएंड के बैंक को लगा देते थे, तो 1000 बंदा 2000 बंदा, वो मुश्किलातें जम्मू कश्मीर की सरकार को आ रही है। वो जो आदतें हैं वो इस बार ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। 200 करोड़ का लोन दे दो, देखो अभी विजय वहां चीफ मिनिस्टर आया, और उसने जो मैनिफेस्टो में लिखा था, वो सेरेमनी में ही
जिसको करना है ना वो सोचता नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन तो बाद की बात है। पहले तो जो विजय आए तो आते ही 200 यूनिट मुफ्त कर दी बिजली, लीकर शॉप 700 जो है वो म्युनिसिपल लिमिट से बाहर निकाल दी। तो जो करने वाले लोग होते हैं, जो हिम्मत रखते हैं, जो लोगों का दर्द समझते हैं, पीपल्स विल के साथ आगे मजबूती से आते हैं। तो और लोगों ने उमर साहब को लाया आगे, देखे किस जनाधार से आगे लाए। तो वो चाहते हैं अपने मैनिफेस्टो को पहले दिन, ओथ सेरेमनी के दिन ही 100-200 नहीं तो 100 यूनिट फ्री कर देते। लेकिन वो कॉम्पिटेंसी, वो गुर्दा और वो जो स्ट्रॉन्ग विल चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, जो मैं समझता हूँ वो फिल्म स्टार जो पॉलिटिशियन नहीं है वो कर चुका है अपनी स्टेट में, उससे सबक लेना चाहिए। हालांकि वहां भी कांग्रेस हलाई है उनकी, यहाँ भी कांग्रेस हलाई है उनकी। तो कहने का मुद्दा ये है कि जनाब सब कुछ इनको सजी सजाई प्लेट, सजे सजाए वेटर्स, सजे सजाए डाइनिंग टेबल चाहिए, जो पहले चलता रहा है वैसे चलने वाला अब नहीं है। आपको गवर्नेंस करनी है, लोगों के डोमेन बेचाना है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को एग्जीक्यूट करवाना है। 2700-2900 करोड़ के जो लैप्स आप कर देते थे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स, जैसे ममता जी कर देती थी या प्राइम मिनिस्टर के जितने भी स्कीम्स होती थी वो कर देती थी, तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया वहां भी, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। उसी तरह का मॉड्यूल जो है जम्मू कश्मीर में भी है कि आप लोग समझदार हैं, हर बच्चा बुजुर्ग जो है मोबाइल से जुड़ा हुआ है, वो जानता है कि अच्छा और बुरा क्या है। वो उसी तरह की रणनीति जो है जम्मू कश्मीर में भी वो चल रही है, और उसका फायदा संभावित तौर पे भारतीय जनता पार्टी लेगी। और उनका काम करने का तरीका बिल्कुल। 1000 टाइम बेटर है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से और पीडीपी से। वो जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद उनको वो डिविडेंड्स वो अचीव कर लेते हैं। तो सीखना चाहिए बाकी पार्टीज को, रीजनल हो या नेशनल हो, कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस पे रह के भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे कैसे काम करती है, जी तो बाकी पार्टीज भी उसी तरह काम करें। जी बिल्कुल सर। अच्छा मैं सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जनता के बीच कौन सा नया नैरेटिव स्थापित करना चाहती है, इसके बारे में भी क्या कुछ चर्चा इस बैठक के अंदर जो है वो हो सकती है? क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनता जिस तरह से कोई इतना खुश भी नजर नहीं आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उनको पूर्ण तरीके से वो पूर्ण नहीं कर पाई है। दो चीजें, एक ये कि देखिए लोगों के जो जो इमीडिएट इश्यूज होते हैं वो वही इश्यूज होते हैं कि जो उनसे डायरेक्ट रिलेट करते होंगे, जैसे सड़क, पानी, स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स, ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना। दीज आर इमीडिएट इश्यूज विद द पीपल। अभी मसला ये हुआ है कि जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया वो उसमें कुछ भी कर नहीं पाए लोगों के लिए। और ये एक्सपेक्ट करना कि अभी वो बड़े मिराकल्स करेंगे, वो भी शायद नामुमकिन सा है। और कोई शायद इसको एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट कोई ऐसा चीज करेगी, लोगों में लाएगी। और अगर वो लाने की कोशिश भी करेंगे तो शायद उस चीज को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट इन द सेंस वो ट्रस्ट डिफिशिएंसी हो गई है, क्योंकि जो उन्होंने जो यू टर्न्स ले लिए बहुत सारे इश्यूज पर, तो उस लिहाज से लोग भी अब शायद बदजोनी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद ही कुछ कर पाएगी। अब ये यही है, अब एक ही इशू रह गया उनको कि हम गवर्नमेंट में कैसे टिके रहें। तो वो शायद उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं कि हम टिके रहें, वो शायद वो करेंगे। अलबत्ता ये बिल्कुल 100% मैं ये करता हूँ इनकी काजमी साहब की व्यू से बिल्कुल सहमत हूँ कि बीजेपी ने इस चीज को एसेस किया होगा कि जम्मू कश्मीर में अभी क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, लोगों की क्या हालत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मेजॉरिटी जो है, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी क्या हालत है। दे डेफिनेटली विल बी विविंग इट वेरी सीरियसली, एंड दे नो इट कि हालात ठीक नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, एंड दे विल लाइक टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी को जी छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो आई थिंक दे विल बी वर्किंग ऑन दैट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच ही हैज ब्रॉट इन, जो सोहेल साहब ने सामने बात लाई। दे मस्ट बी वर्किंग ऑन दैट, दे मस्ट बी वाचिंग इट कि भाई कैसे हम इसको थ्रू करें। तो मुझे लग रहा है वो एक पॉसिबिलिटी आगे हो भी सकती है। जब आप कह रहे हैं कि लोगों के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या लाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी लाएगी शायद अब लोग यकीन करने वाले नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो थ्रू नहीं हुआ आज तक। जो आसानी से थ्रू भी हो सकता था लोगों के सामने, लेकिन नहीं हुआ। अब दूसरा तीसरा सामने क्या लाएगी शायद वो चलने वाला नहीं है। अलबत्ता यही होगा कि वो अपने लोगों को एक आई मीन इसमें रखने के लिए झुंड में रखने की कोशिश करेंगे। अब वो कामयाब होते हैं नहीं होते वो देखने की बात है, लेकिन द एफर्ट वुड बी कि अपने एमएलए को, अपने लोगों को एक झुंड में, काडर को झुंड में रखने की कोशिश करते होंगे। तो वही एक शायद मुझे लगता है सबसे बड़ा फोकस होगा, और कुछ नहीं होगा।
ठीक है सर, मैं करूंगा सोहेल काज़मी सर का। अच्छा सर, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, क्या इस बैठक के अंदर आपको लगता है कि कैबिनेट में विस्तार की चर्चा भी हो सकती है? और क्या लगता है आपको कि कुछ विधायक जो हैं वो नाराज भी संभव। होंगे? जी सर। सर ये अटकलें जो है शुरू से लगाई हुई है। यूनियन टेरिटरी में 9 मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर, मतलब 10 की कंपोजिशन की कैबिनेट आप बना सकते हैं। इसीलिए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर में मीटिंग हुई, जहां चीफ मिनिस्टर साहब भी थे और सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी विधायक भी थे, वहां लड़ाई हुई है, गाली गलौच हुई है इसी मुद्दे को लेके कि सारे एस्पायरेंट है, कोई 3 बार जीता है, कोई 4 बार जीता है और वो साइड लाइन पे है, और हर बंदा चाहता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री में हो, और मिनिस्टर जो है सिर्फ 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं, सॉरी। तो 4-5 मिनिस्टर में किस किस को अकोमोडेट करेंगे, किस किस को अकोमोडेट नहीं करेंगे। तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि अपने हाउस को इन ऑर्डर लाने में इस पे चर्चा होगी ज्यादा। और मुझे नहीं लगता है कि कैबिनेट भी एक्सपेंड करेगा, क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन करनी होती, क्योंकि 5 तो कोई नंबर नहीं थे, 10 पे पहले बार ही अगर ये पहली कैबिनेट एक्सपेंशन कर दी होती तो मुझे लगता है फिर इतना रोष नहीं होता, क्योंकि अब डिले हो गया, 2 साल हो गए। देखिए एनडीए तो कर रही है कैबिनेट एक्सपेंशन, कुछ मिनिस्टर्स को ड्रॉप कर रही है, कुछ मिनिस्टर्स को ला रही है, नए मिनिस्टर्स को ला रही है। तो ये जो काम करने का तरीका दिल्ली में है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का लोग है, किसको लाना है किसको नहीं लाना है, लास्ट मोमेंट पे अनाउंस होता है और वो सब एक्सेप्ट करते हैं। वो पार्टी का डिसिप्लिन और पार्टी की जो आला क़यादत होती है उनके उनके हाथ में होता है, अगर उनका सिक्का जो है मजबूत हो। तो यहाँ वैसी प्रॉब्लम है कि फारूक साहब की बात तो चलो सब मानते होंगे, सुनते होंगे, फ्लेक्सिबल लीडर है, लेकिन उमर साहब के लिए मुश्किलातें जो है अगर कैबिनेट एक्सपेंशन करते हैं या नहीं करते तो बढ़ती हुई नजर आती हैं, क्योंकि हर बंदा कुर्सी के पीछे जो है दौड़ रहा है और उसको कुर्सी नहीं मिलती तो रेबलिन चीजों पे आ जाता है, जैसे बशीर अहमद वीरी साहब 2-3 बार कर चुके हैं, और भी लोग हैं जो करते रहते हैं, आउट ऑफ वे भी बात करते रहते हैं। जी। तो कहने का मतलब है कि कंस्ट्रेंट्स बहुत है उमर साहब को, और अल्लाह करे कि कुछ खुदा करे कि वो कुछ अच्छा जो है मीटिंग के बाद को अनाउंसमेंट करे, जिससे कि उनका वजूद, जम्मू कश्मीर के लोगों का वजूद और जम्मू कश्मीर की आगे की सियासी रणनीति जो है वो मजबूत हो। और लोग बड़े अप्रिशिएट करेंगे अगर इस तरह का क्लाउड बर्स्ट वो करे, कुछ ऐसे डिसीजन लेके, क्योंकि कुर्सी सब कुछ नहीं होता, लोगों का वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आगे की रणनीति हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और खुदा करे, मैं तो दुआ करता हूँ कि कुछ ऐसा करे जिससे कि जो सपने हमारे बुजुर्गों ने देखे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो पूरे हुए होते हुए नजर आए। बिल्कुल सर, बहुत अहम बातें आप दोनों ने रखी हैं सर। अहमद आज सर आपने धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सोहेल काज़मी साहब का धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के थैंक लिए। यू सर। काफ़ी अहम बातें आपने रखी हैं। अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बुधवार की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के संकेतों और हालिया राजनीतिक गतिविधियों ने इस बैठक की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। स्टेटहुड, प्रशासनिक अधिकार और जन कल्याण जैसे मुद्दों पर क्या कोई नई रणनीति सामने आएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। गुपकार में होने वाली ये बैठक केवल विधायकों की बैठक नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक संदेश का मंच भी बन सकती है। अब देखना होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला ईद के बाद किए गए अपने संकेतों को बड़े राजनीतिक ऐलान में बदलते हैं, या फिर ये केवल रणनीतिक चर्चा तक सीमित रहती है। दारियल इशू में इतना ही। दार न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।